Good morning, students. In our previous class, we have discussed about some numbers like natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers. Okay? And now we are going to discuss about irrational numbers. So, first question is here that what are irrational numbers? So, the real number which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0, are known as irrational numbers. Okay, you know very well about that. What are rational numbers? Rational number are that number which are expressed as in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. So यहाँ पे ये है कि जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं. रैशनल नंबर को आप p बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, बट इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिसको आप p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसको आप p बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. ओके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो बात आती है यहाँ पे कि अब इरेशनल नंबर को p बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, है ना. यही क्वेश्चन है ना. तो देखिए, इरेशनल नंबर को आप रूट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लाइक √2, √3, √5, √7. ये सारे आपके इरेशनल नंबर है. एंड ऑल्सो पाई इज इन एन इरेशनल नंबर. क्यों पाई क्यों इरेशनल नंबर है? अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है ना. यही पढ़ा है ना अब तक आपने कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है. तो इसको तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो ना, जैसे कि 22/7 है तो 22/7 तो ये रेशियो के फॉर्म में है, मतलब ये आपको एक फ्रैक्शन दिख रहा है, तो ये तो रैशनल होना चाहिए, है ना. यही क्वेश्चन आ रहा है ना आपके माइंड में. तो देखिए, ये इरेशनल नंबर है. क्योंकि रैशनल नंबर का एक चीज मैंने आपको और डिस्कस किया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं. तो जो 22/7 है, जब आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो ये वैल्यू लगभग ये मिलती 3.1415 ऐसे कुछ मिलेगा आपको. आप डिवाइड करते जाओगे तो ये रिपीटिंग तो नहीं है और ना ही टर्मिनेटिंग है. तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पाई की वैल्यू तो 22/7 है तो ये रैशनल होना चाहिए. बट ठीक है, ये तो 22/7 होती है, बट जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग लाइक नॉन रिपीटिंग वैल्यू मिलती है. इसलिए ये जो पाई होती है वो इरेशनल नंबर होती है. ओके, नाउ रियल नंबर जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है, रियल नंबर आर दैट नंबर जो रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है ना. ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. तो रैशनल नंबर जैसे कि ये एक सर्कल है, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है R को, रियल नंबर है, तो इसमें क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और ये इरेशनल नंबर. ये हो गया रैशनल नंबर और ये आपका इरेशनल नंबर. तो ये दोनों का जो सेट होता है, दोनों का जो कलेक्शन है, वो आपका क्या है, रियल नंबर. एंड रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर लाइन. In your earlier classes, you have learned about the number line and how to represent various types of number on it. Okay? So, अभी तक तो आपने ये देखा है कि इंटीजर्स को, ये इंटीजर्स है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव इंटीजर जो इस डायरेक्शन में है, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, दैट इज +1, +2, +3, +4 एंड +5.
एंड दिस वन -2, -1, -2, -3, -4 एंड -5. दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, ये आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं. तो अब तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका इंटीजर्स का, है ना. इंटीजर्स को आपने नंबर लाइन में एक्सप्रेस किया. अब आपने प्रीवियस क्लास में कुछ और नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का पढ़ा होगा, लाइक रैशनल नंबर को. रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. तो देखो, ये नंबर लाइन तो सेम ही है. अब आपको रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है. रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट इज रेशियो और फ्रैक्शन, ठीक है. तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका 0 हो गया. अब इधर जाते तो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इधर नेगेटिव इंटीजर. तो अब आपको रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे मुझे लोकेट करना है 2/3 को. 2/3 को मुझे लोकेट करना है, तो कैसे लोकेट करूंगी, तो इसमें आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए डिनोमिनेटर पे. अगर डिनोमिनेटर 3 है तो 0 और 1 की वैल्यू होगी, उसको आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे. जैसे मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस करना था, अब ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो पॉइंट है वो 1 है, +1, ठीक है. ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो इसको आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये वैल्यू हो गई 1/3, ये वैल्यू हो गई 2/3 और ये 3/3, ठीक है. तो आप आसानी से लोकेट कर सकते हो, 2/3 यहां पे होगा. अब यही आपसे एक क्वेश्चन हो गया कि आपको 2/4 को करना है, तब क्या करोगे, तो सिंपल है. आप क्या करोगे, ये 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट में, यहाँ 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है ना, 1 2 3 सेक्शंस में डिवाइड है, तो आप इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दोगे, तो एक सेक्शन और हो जाएगा. फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ऐसा हो जाएगा. फिर आप आसानी से लोकेट कर सकते हो, ठीक है. जैसे ऐसा होगा ना, ये 0 हो गया, ये 1 है, तो यहाँ पे मैं इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, 1 2 3 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. ये हुआ, मतलब ये 0 और ये 1 हुआ. 4/4 को आप डिवाइड करोगे तो 1 मिलता है ना, तो ये क्या बता रहा है, ये 1 है करके बता रहा है, ठीक है. अब आप आसानी से लोकेट कर सकते हो 2/4 को. तो ऐसे ही सारे नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता है, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है इस पे, नंबर लाइन पे. ओके, अब यही अगर 3/6 होता, 3/6 है या 3/9 है या फिर 3/7 है, तो आपको डिनोमिनेटर को देखना है. डिनोमिनेटर जितना होगा उतने इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करने हैं, 0 और 1 के बीच में. ओके, और ये आगे ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है. ये तो हुआ अब रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन. देन नेक्स्ट पॉइंट, irrational number. Now, representation of irrational numbers on number line. अभी तक तो आपने देखा कि आप इंटीजर्स को कैसे लोकेट कर सकते हो, रैशनल नंबर को कैसे लोकेट कर सकते हो. नाउ इरेशनल नंबर को आपको कैसे लोकेट करना है. सो यू नो वेरी वेल अबाउट इरेशनल नंबर. सो इरेशनल नंबर को आप रूट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन आई हैव रिटन ओवर अ क्वेश्चन नंबर 1, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन. इसको आपको कैसे लोकेट करना है, तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत ही इजी है. इसको कैसे लोकेट करना है, लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक चीज रिमाइंड करा रही हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 7th में आपने पढ़ा है, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल है, जैसे मैंने लिया ये एक राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल आप जानते हैं ना, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री है. तो ये क्या होगा, ये आपका बेस है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये ना, इन दोनों के सम के इक्वल होता है. यही है ना पाइथागोरस थ्योरम, कि ये जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है. तो ये थ्योरम यहाँ इसको आपको यूज करके फाइंड आउट करना है कि √2 कैसे फाइंड आउट करेंगे.
कैसे लोकेट करेंगे √2 को। ओके, तो आपको पहले कंसिडर करना है, एक स्क्वायर कंसिडर करना है। ठीक है, अब क्यों स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। अब राइट ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे बना दूं तो एक स्क्वायर बनेगा ना, बन रहा है ना, इसलिए आपको एक स्क्वायर कंसिडर करना है जिसकी लेंथ होगी, ये जो साइड है ना, साइड की लेंथ होगी 1 यूनिट। 1 यूनिट, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, अब ये हो गया 1 यूनिट हो गया। तो अब यहां पे अगर मैं, जैसे कि आप कंसिडर करो कि सपोज दैट ये आपका ट्रायंगल बना रहा है, तो ये हो गया बेस, हो गया ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ट्रायंगल बनाना है। अब ट्रायंगल में यहां से इसको बना सकते हो ना ट्रायंगल, इसमें मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो ये डायगोनल है, इसको टू सेम ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है, तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया, ये भी ट्रायंगल हो गया। अब देखो ये हो गया बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर है। बेस की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ना, स्क्वायर में सभी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। तो अब देखो ये ऐसा कुछ फिगर बन रहा है इस तरह का, यहाँ 90 डिग्री हो गया। ये आपका बेस है जो कि 1 यूनिट है, ये आपका परपेंडिकुलर है जो कि 1 यूनिट है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, कैसे मिलेगा? हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड आउट करना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, इसका भी करोगे तो 1 मिलेगा, तो 1 + 1 2 और ये h स्क्वायर है। तो अब आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, h = क्या आ जाएगा यहाँ पे? √2। ये हुआ। अब ये आपको मिल गया √2। अब आपको इसको लोकेट करना है, कैसे लोकेट करेंगे? इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको? ये वैल्यू मिली है √2, तो ये हो गया आपका √2। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये √2 मिला, इसको मैं इरेज कर देती हूं। ठीक है, यहां पे ये हो गया आपका h √2, ये मिला है। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को जस्ट उठा के यहां आपको पुट करना है। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल है। यहां से आप स्केल से आप ड्रॉ कर लेंगे। ये 1 यूनिट हुआ, 0 to 1 1 यूनिट, और यहां से 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का एक यहां से ऐसे स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है आपको। ठीक है, और तो ये हो गया 1 और यहां पे भी हो गया 1। अब इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? √2। अब ये √2 है। ठीक है, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये आपका हो गया O और ये हो गया A और ये B और ये आपका C। ये हुआ OABC, एक स्क्वायर है और इसमें आपका OB है वो √2 बता रहा है। अब आपको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। इसको कैसे लोकेट? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक राउंडर लेना है। राउंडर लोगे और ये जो आपकी वैल्यू है OB, ये OB वैल्यू है आपकी √2 बता रही है ना, तो आपको क्या करना है, यहां से ये आर्क कट करना है। यहाँ O को सेंटर लेके आपको ये आर्क कट करने हैं। ठीक है, ऐसे आप ये एक आर्क कट करेंगे। ये आर्क कट हुआ तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी हो जाएगी √2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आप इसको लोकेट कर सकते हो √2। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या क्या करेंगे आप इसमें? एक ऐसे स्क्वायर बनाना है जो कि 1 यूनिट का होगा, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, √2 मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ O को सेंटर लेके, हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि सेंटर किसको लोगे? O को सेंटर लोगे। O को सेंटर लेके एक आर्क कट करना है। ठीक है, ये इस तरह से √2 हो गया। अब आप देखते हो √3 को कैसे लोकेट करोगे? तो सिंपल है, √3 के लिए क्या करना है आपको? यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे? एक प्रोटेक्टर लेना, प्रोटेक्टर यहाँ रख के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो ये लगभग इस तरह से ऐसे जाएगा, ऐसे
ये लगभग इस तरह से बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, ऐसे इधर ज्वाइन होगा ये लाइन लगभग ऐसा। फिर से यहां ऐसा सेंटर लेके इसको ऐसा रखोगे, ये सेंटर लोगे और इसका जो आर्क होगा यहां से ऐसे आर्क कट करने हैं, तो ये लगभग √3 यहाँ पे आपको मिलेगा, ऐसे कट होगा √3 इसके जस्ट आगे, ठीक है, √2 के जस्ट आगे मिलेगा आपको √3। इस तरह से आपको √3 फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेट √6 ऑन द नंबर लाइन। इसको कैसे लोकेट करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, √5 का आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में गिवन है। √5 कैसे फाइंड आउट करोगे? 2² + 1, ये ऐसा होगा, तो ये आपको मिल जाएगा √5, ठीक है। तो √5 के लिए क्या करना है, 2 ये बेस हो जाएगा और ये 1 ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो आप ये करोगे तो √5 मिल जाएगा, ठीक है। अब √6 करना है, तो √6 के लिए क्या करोगे, √5 + 1 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा √6, है ना, ये मिल जाएगा √6। उसके लिए क्या करना है आपको, यहां से फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, यहां एक प्रोटेक्टर रखना, प्रोटेक्टर लेके यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, लगभग ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ये लगभग कुछ ऐसा आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। कितने यूनिट का लेना है आपको परपेंडिकुलर? 1 यूनिट का, 1 यूनिट लोगे, ठीक है। फिर ये लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देना है आपको, ये ऐसा ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। ये सारा काम आपको स्केल से करना है, ये प्रोटेक्टर से करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे प्रोटेक्टर से, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे ज्वाइन करना है। फिर क्या करना है आपको, ओ को सेंटर लेके, जैसे इसकी लेबलिंग मैं करूं तो ये हो जाएगा आपका OA, ये B और ये आपका C। तो √5 कहां पे मिलेगा, देखो ये आपको सेंटर लेना है और इतना रेडियस लेके यहां आर्क कट करोगे, ठीक है, ये ऐसे आर्क कट करोगे, ये हुआ, थोड़ा सा ऐसे कर लूं मैं इसको, ये लगभग ये आपको मिलेगा क्या, ये √5 मिलेगा। फिर √6 के लिए क्या करना है, ये थोड़ा आगे √6 आपको मिलेगा, ऐसा करें, ये आर्क लेना है, O को ही सेंटर लेके ये आर्क कट करोगे, यहां पे ऐसे ही आर्क कट करना है, ठीक है, आगे लगभग ये √6 आपको इस तरह ऐसे मिलेगा। ये थोड़ा आप जब मेजरिंग सही से करोगे तो ये थोड़ा प्रॉपर ये डिस्टेंस, ये प्रॉपर डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये √5 हो गया और ये आपका √6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लोकेट करने हैं √6 का। वैसे ही आपको √7 बोले तो फिर से यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, फिर हो जाएगा, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर इसे ज्वाइन करोगे, फिर ऐसे आर्क कट करोगे, तो ये लगभग आगे मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको √6 को, √7 को, √11 को, √12 को ऐसे आपको लोकेट करना है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो मच।